हाय गाइस, आई एम अन्विता द्विवेदी फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू एंड आई होप कि आपने अपने दिवाली हॉलीडेज़ बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो अभी नाउ फेस्टिविटीज़ हैव बीन ओवर, सो दिस इज़ द टाइम टू स्टडी विद द डबल एंथुजियाज़म ऑफ कोर्स। तो आज मैं जो आईपीसी वीडियोस आपको पढ़ा, मतलब मैं इसके पहले आईपीसी आपको जो पढ़ा रही थी, जो वीडियोस दे रही थी, दैट वाज रिलेटेड टू जनरल एक्सेप्शंस। और उसके पहले भी हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, उसका मैंने आपको एमसीक्यूज़ भी दे दिया है लास्ट वीडियो में। तो जो जनरल एक्सेप्शन है, आज हम उन्हीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने जनरल एक्सेप्शंस में आपको लास्ट 82 और 83 ये दोनों सेक्शंस पढ़ाए थे, जो कि इन्फेंट्स से रिलेटेड हैं, यानी कि बच्चों से रिलेटेड हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 7 साल से 12 साल तक के बीच के, 1 साल से 7 साल के बीच के और 7 साल से 12 साल तक के बीच के, उनसे सेक्शन 82 और 83 क्रमशः डील करते हैं। और बेसिकली इन्फेंट्स अगर कोई क्राइम कमिट कर देते हैं तो उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है, ये इन दोनों सेक्शंस में बताया गया है। ठीक है, तो आज जो है हम सेक्शन 84, ठीक है, इससे रिलेटेड सेक्शन के बारे में जानेंगे। और सेक्शन 84 भी काफ़ी हद तक 82 83 से मिलता जुलता ही है, क्योंकि ये इंसैनिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, अब इंसैनिटी क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इंसैनिटी का मतलब है विकृत चित्त या विकृत मनः स्थिति। अर्थात जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति के का दिमागी संतुलन सही नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे आप कहते हैं कि विकृत मनः स्थिति, विकृत चित्त, या कुछ मनोविकार। ठीक है, तो ये इंसैनिटी होती है, यानी पागलपन। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो पागलपन। ठीक है, तो ऐसे केसेस में यदि व्यक्ति का जो मन है, जो मानसिक संतुलन है, वो अगर सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति कोई क्राइम कमिट कर देता है तो वहाँ पर वो व्यक्ति लायबल नहीं होगा। अगर कोई इंसेन व्यक्ति कोई क्राइम कमिट करता है, यानी कि अनसाउंड माइंड का है, अर्थात दिमागी संतुलन उसका सही नहीं है, उसकी जो चित्त है वो विकृत है, उसकी जो मना स्थिति है वो विकृत है, तो ऐसी स्थिति में वो लायबल नहीं होगा, नॉट लायबल। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा और वो सेक्शन 84 का डिफेंस क्लेम कर सकता है। सेक्शन 84 सिंपल सी इतनी बात कहता है। अब ये सेक्शन 82 और 83 से इस तरीके से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए जो जनरल डिफेंस है आईपीसी का, या जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, वो मेनली एक ही इंग्रेडिएंट पे बेस्ड है। देखिए आईपीसी में जितने भी क्राइम होते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है? मेंस रिया, यानी कि इंटेंट, क्रिमिनल इंटेंट होनी चाहिए कार्य के पीछे। ठीक है, अगर क्रिमिनल इंटेंट मिसिंग है, मोटिव मिसिंग है, मेंस रिया मिसिंग है, तो आप लाइबल नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति को उसके कार्य के लिए। ठीक है, वो या तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति पागल है और उसने किसी को मार दिया, या बच्चे ने किसी को मार दिया, जैसे मैंने बताया। तो वहाँ पे बच्चों के केस में हमेशा देखिए इन्फेंसी, इंसैनिटी में भी इन्फेंसी का डिफेंस रहता है, क्योंकि जो पागल होते हैं वो क्या, जैसे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर परिपक्वता नहीं होती है, वैसे ही जो इंसेन लोग होते हैं, जो पागल लोग होते हैं, या जिनका दिमागी संतुलन सही नहीं होता है, उनके अंदर भी इन्फेंसी होती है, यानी कि अपरिपक्व होते हैं वो। ठीक है, एक तरीके से उनका जो दिमाग होता है वो उतना परिपक्व नहीं होता, जो कि बड़े लोगों का होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम डिफेंस काम करेगा। ठीक है, इन्फेंसी का ही डिफेंस लगता है सेक्शन 84 में भी। तो अब हम बात करते हैं, सेक्शन 84 बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है, थोड़े से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, पहला इंग्रेडिएंट तो ये है कि जो एक्ट हुआ है, ठीक है, जिस एक्ट के लिए आप डिफेंस क्लेम कर रहे हैं, वो एक्ट किसी ऐसे व्यक्ति ने किया हो जो अनसाउंड माइंड का हो, यानी कि जिसका दिमागी संतुलन सही ना हो। ठीक, दिमागी संतुलन सही ना हो। ठीक, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, ये जो हमारा दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो ये कहता है कि जो इनकेपेबिलिटी है, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी एक्ट, जो एक्ट वो व्यक्ति कर रहा है, वो इनकेपेबल हो ये जानने और समझने में, वो इस बात को डिसाइड करने में असमर्थ हो, उसके अंदर कैपेसिटी ना हो कि वो ये डिसाइड कर सके कि वो जो एक्ट कमिट कर रहा है उस एक्ट का नेचर क्या है, वो एक्ट किस तरीके से टर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम हमारे थर्ड इंग्रेडिएंट की, जो कि कहता है कि इनकेपेसिटी मस्ट बी बाय रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि जो इनकेपेसिटी है ये हमेशा इस रीज़न से होनी चाहिए कि वो व्यक्ति का दिमागी संतुलन सही नहीं है। यानी कि ये जो इनकेपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है, ये जो असमर्थता है, वो इस वजह से हो कि वो उसका दिमाग सही नहीं है और इस वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है एक्ट की गंभीरता, एक्ट का नेचर। ठीक है,
अब जो चौथा सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो आपका आता है इनकेपेसिटी मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। यानी कि जो इनकेपेसिटी है जिसकी वजह से वो डिसाइड करने में असमर्थ है कि एक्ट का नेचर कैसा है, वो कब होनी चाहिए, वो जब वो एक्ट कमिट कर रहा हो ना उस टाइम पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। मान लीजिए कोई थोड़े टाइम पहले पागल था, मान लीजिए किसी ने आज एक्ट कमिट किया बट वो आज से 5 साल पहले उसका कुछ दिमागी इलाज चल रहा था और उसका दिमागी संतुलन सही नहीं था, लेकिन इस 5 साल पिछले 1 साल से उसका इलाज बंद है और डॉक्टर ने भी कह दिया कि हाँ वो ठीक है। तो यहाँ पर जब एक्ट कमिट हुआ तब वो इंसेन नहीं है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ टाइम पीरियड के लिए संतुलित रहते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया आपने एक बीमारी सुनी होगी, उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए इंसान सही रहता है बट कुछ टाइम पीरियड के लिए वो डिल्यूजन में चला जाता है। तो अब मान लीजिए जिस टाइम पीरियड के दौरान वो सही है व्यक्ति, उसने उस टाइम पीरियड के दौरान वो एक्ट किया है, तो यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि वो इनकेपेबल था नेचर डिसाइड करने में। ठीक है, इनकेपेबिलिटी जो है वो जब एक्ट वो कमिट कर रहा हो उस टाइम पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो चौथा इंग्रेडिएंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर ये मिसिंग है तो यहाँ पर आप डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं 84 सेक्शन 84 के अंतर्गत। ठीक, अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ इंसैनिटी की। तो यहाँ पर 4 टेस्ट हैं इंसैनिटी के बेसिकली और 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। तो हम यहाँ पर तीन जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं उनकी बात करेंगे, और जो चौथा टेस्ट है वो यूएस लॉ में पे बेस्ड है, तो वो इंडिया में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी इंडिया में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जो हमारा पहला टेस्ट है इसे हम जानते हैं वाइल्ड बीस्ट टेस्ट के नाम से। ये काफ़ी पहले इंग्लैंड के कोर्ट में डिस्कवर किया गया था। ये आर वर्सेस आर्नोल्ड का जो केस है इसमें ये टेस्ट डिस्कवर हुआ था। देखिए ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी आपसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर टेस्ट का नाम दे दिया और पूछा कि किस केस में से ये आया था या किस केस में ये इवॉल्व हुआ था ये रूल। ठीक है, इस तरीके से, या केस का नाम दे दिया और पूछा कि इस पर्टिकुलर केस से कौन सा रूल इवॉल्व हुआ था। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसलिए मैं केस का नाम बता रही हूँ। तो ये जो वाइल्ड बीस्ट टेस्ट है ये आर वर्सेस आर्नोल्ड केस से डिसाइड हुआ था, और जो सेकेंड इंसेन डिल्यूजन टेस्ट है वो हैडफील्ड के केस से डिसाइड हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में आर वर्सेस आर्नोल्ड और हैडफील्ड के केसेस में क्या बात बोली गई थी कि अगर इतना प्रूफ हो जाता है कोर्ट में कि जो व्यक्ति है जो कि क्राइम कमिट कर रहा है, जो कि इंसेन है, वो अगर गुड एंड इविल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस चीज़ में अगर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर उसको इंसेन मान लिया जाएगा। ठीक है, कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों टेस्ट बाद में एक नया टेस्ट आया और उसके बाद ये दोनों टेस्ट अनकॉमन हो गए और जो नया टेस्ट आया वो प्रचलन में आ गया। ठीक है, तो ये जो थर्ड टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और ये आपके मेंस पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेंस में ये सेक्शन 84 आता है तो आपको ये रूल लिखना ही लिखना है आंसर में। ठीक है, तो इसको मैं डिस्क्राइब करूँगी। तो ये जो टेस्ट है ये है मैकनॉटन्स रूल। ठीक है, इसको कहते हैं हम मैकनॉटन्स रूल थर्ड टेस्ट को। ये कैसे आया था एग्जिस्टेंस में और इसको मैकनॉटन्स रूल क्यों कहते हैं? एक्चुअली जो मैकनॉटन है वो विक्टिम यहाँ पर एक्यूज्ड का नाम है। ठीक है, मैकनॉटन इज द एक्यूज्ड, तो इसलिए उसके नाम से उसको मैकनॉटन्स रूल कह दिया गया। तो पहली बात तो आपको याद रहेगा कि विक्टिम के नाम से। ठीक है, अब आप भूलेंगे नहीं। अब इसमें क्या हुआ था, देखिए इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग सी है। देखिए ये जो है रॉबर्ट पील, जहाँ पे मैंने जिनका नाम लिखा है, ये थे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, किसके प्राइम मिनिस्टर थे? इंग्लैंड के, उस टाइम द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के ये प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पील। इनको आप ऐसे मान लीजिए एक व्यक्ति, ठीक है, ये हो गया सर रॉबर्ट पील। फिर एक दूसरे व्यक्ति थे जो कि ये थे ड्रमंड। ठीक है, इनको आप मान लीजिए ड्रमंड। अब ये जो मैकनॉटन था, ठीक है, ये जो व्यक्ति था इसने रॉबर्ट पील को ये समझ लिया कि ये ड्रमंड है। ठीक है, सॉरी, इसने ड्रमंड को ये समझ लिया कि ये रॉबर्ट पील है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ क्लियर तरीके से आपको। देखिए ये जो रॉबर्ट पील थे ये इंग्लैंड के देन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के। ठीक है, इनको आप ये मान लीजिए कि सपोज ये रॉबर्ट पील है, रॉबर्ट पील। फिर एक व्यक्ति थे ड्रमंड। ये ड्रमंड कौन थे? रॉबर्ट पील के सेक्रेटरी थे। ठीक है, उस समय के स्टेट सेक्रेटरी थे। ये हो गया ड्रमंड। ठीक है, अब ये जो मैकनॉटन है इसने ये माना कि ये जो ड्रमंड है वो रॉबर्ट पील है। ठीक है, इसने ड्रमंड को रॉबर्ट पील समझ लिया।
ठीक है, इसीलिए मैंने रॉबर्ट पील इज इक्वल टू ड्रमंड लिखा हुआ है। ड्रमंड को इसने क्या समझ लिया कि ये रॉबर्ट पील है, और इनके दिमाग में ऐसा इल्यूजन चल रहा था, मैकनॉटन जो थे उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, और इनके दिमाग में ये इल्यूजन चल रहा था कि जो रॉबर्ट पील है इन्होंने मैकनॉटन को हार्म किया है, कोई इंजरी पहुंचाई है। मैकनॉटन का ऐसा कहना था कि रॉबर्ट पील ने इनको कोई इंजरी पहुंचाई है मैकनॉटन को, जबकि ऐसा रियलिटी में था नहीं, इनके दिमाग में ऐसा इल्यूजन था, और इसलिए इन्होंने ड्रमंड को रॉबर्ट पील समझ के मार दिया। ठीक, अब आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी। तो अब जब ड्रमंड की हत्या कर दी इन्होंने, तो यहाँ पर इस केस में ये डिसाइड किया था ज्यूरी ने कि जो मैकनॉटन है वो ये डिफ्रेंशिएट करने में असमर्थ है, राइट और रॉन्ग डिफ्रेंशिएट करने में असमर्थ है। उनके दिमाग में एक डिल्यूजन चल रहा है, उन्हें यही नहीं पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, यानी कि वो ड्रमंड को रॉबर्ट पील समझ रहे हैं। तो इसलिए उनको यहाँ पे छोड़ दिया गया था, यानी कि उनको यहाँ पे कोई सज़ा नहीं हुई थी। सेक्शन 84 का डिफेंस एक तरीके से उन्होंने क्लेम कर लिया था। सेक्शन 84 इंडिया में है, वहाँ पे जो भी सेक्शन लगता हो, मतलब इंसैनिटी के बेसिस पर उनको कोर्ट ने कोई सज़ा नहीं दी थी। तो इस वजह से इस केस पे काफ़ी वहाँ पे डिबेट हुई, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस केस के अगेंस्ट में भी अपील की, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि मान लीजिए अगर ठीक है उन्होंने इल्यूजन में भी हत्या की रॉबर्ट पील की, उन्होंने ड्रमंड को रॉबर्ट पील समझा, पर वास्तविकता तो ये है कि उन्होंने हत्या की। अगर वो ड्रमंड को रॉबर्ट पील ना भी समझते तो भी वो रॉबर्ट पील की हत्या करना चाह रहे थे, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कमिटी बिठाई, 15 जजेस की, 15 जजेस की कमिटी बिठाई, और इस केस से कुछ रूल्स निकाले, ऐसे रूल्स जो कि इंसैनिटी का डिफेंस क्लेम करते टाइम पे फॉलो होंगे। वो रूल्स क्या थे वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इस केस में जो रूल्स डिराइव हुए यही मैकनॉटन्स रूल कहलाते हैं, और यही जब हम इंसैनिटी के बेसिस पर सेक्शन 84 में भी जब हम कोई केस डिसाइड करते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई व्यक्ति इंसेन है कि नहीं है, वो किस हद तक इंसेन माना जाएगा, सारी चीज़ें कैसे डिसाइड करते हैं, ये मैकनॉटन्स रूल ने हमें बताया। तो पहला रूल तो ये था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो कि क्राइम कमिट कर रहा है, उसे अगर अपने एक्ट की नॉलेज है, क्या नॉलेज है कि वो जो एक्ट कमिट कर रहा है वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, यानी कि वो एक्ट जो कि वो कमिट कर रहा है, अगर उस व्यक्ति को, उस इंसेन व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति इंसैनिटी का डिफेंस क्लेम कर रहा है, उस व्यक्ति को अगर ये पता है कि जो उसका एक्ट है वो न्याय संगत नहीं है, तो यहाँ पर वो डिफेंस क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर उसे ये बात पता है कि उसका जो कार्य है जो कि उसने किया है वो न्याय संगत नहीं है, तो वो डिफेंस क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही इज केपेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। ठीक, फिर दूसरी बात जो थी प्रिजम्पशन ऑफ सैनिटी, हम कैसे मानेंगे कि सामने वाला व्यक्ति सेन है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो जजेस प्रिजम्पशन लेके चलेंगे, जो कोर्ट प्रिजम्पशन लेके चलेगा, वो ये है कि हर व्यक्ति सेन होता है, हर व्यक्ति समझदार होता है। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिफेंस पे लाई करेगा, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हाँ हम इनसेन है, हम सेन नहीं है, और हम इसलिए डिफेंस क्लेम कर रहे हैं। ठीक, तीसरी बात ज्यूरीज डिसीजन, यानी कि ये कोर्ट के ऊपर होगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि सामने वाला व्यक्ति किस हद तक इंसेन है, या फिर ये कह लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति में जो कि इंसैनिटी का डिफेंस क्लेम कर रहा है, जो एक्यूज्ड है, जो हमारा एक्यूज्ड है, वो उसके पास उसके पास पर्याप्त मात्रा में इंटेलेक्ट है ये डिसाइड करने के लिए, जो एक्यूज्ड है हमारा, उसके पास पर्याप्त मात्रा में इंटेलेक्ट है ये डिसाइड करने के लिए, पर्याप्त मात्रा में वो रीजनेबल है, सफिशिएंट डिग्री ऑफ रीजन है उसके पास कि वो ये डिसाइड कर सके कि उसका एक्ट रॉन्ग है कि नहीं। ये ज्यूरी का डिसीजन होगा, कोर्ट का डिसीजन होगा। फिर इसके बाद ये बात बोली गई पार्शियल डिल्यूजन, जो मैंने पहले चर्चा की। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हल्का पार्शियल डिल्यूजन में है, उसे कभी डिल्यूजन होता है, कभी नहीं डिल्यूजन होता है, या कभी ऐसा होता है कि उसे किसी किन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों का डिल्यूजन होता है, सारी चीज़ों का डिल्यूजन नहीं होता है। तो यहाँ इस सिचुएशन में क्या होगा, फैक्ट देखे जाएंगे कि मान लीजिए जो उसको डिल्यूजन हो रहा है, जिस भी चीज़ का उसको डिल्यूजन हो रहा है, वो एक्चुअली में डिल्यूजन ना होकर रियलिटी होती, तो कोई सेन व्यक्ति उसमें कैसे रिएक्ट करता। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा डिल्यूजन हो गया है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे ऐसा डिल्यूजन हो गया कि सामने वाला व्यक्ति मुझे मारना चाहता है, और इस अपने सेल्फ डिफेंस में मैंने सामने वाले व्यक्ति को मार दिया। तो यहाँ पर मुझे पार्शियल डिल्यूजन है, ठीक है, मुझे सारी चीज़ों को लेकर डिल्यूजन नहीं होता है, बट मुझे कभी कभी डिल्यूजन हो जाता है।
तो यहाँ पर क्या होगा कि अब रियलिटी में भी सेल्फ डिफेंस आप क्लेम कर सकते हो। मान लीजिए अगर कोई रियलिटी में ये सच होता कि सामने वाला व्यक्ति मुझे वाकई में मारना चाहता होता, तो मैं अगर यहाँ पे अपने सेल्फ डिफेंस में सामने वाले व्यक्ति को मार दूँ तो मैं डिफेंस क्लेम कर सकती हूँ, क्योंकि हत्या के केसेस में जिसमें आपको ये रहता है कि सामने वाला व्यक्ति मतलब जिसमें आपको शक रहता है या थ्रेटनिंग रहती है, इस बात का भय रहता है या इस बात की संभावना रहती है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी हत्या कर सकता है, तो उस केस में आप सेल्फ डिफेंस में आप सामने वाले व्यक्ति को अगर मार भी देते हो तो आपको सज़ा नहीं होती है। तो इसी तरीके से इस केस में सज़ा नहीं होगी। लेकिन अब मान लीजिए आपको सिर्फ इस बात का डिल्यूजन है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहा है, और तब आप जाकर डिल्यूजन में उसकी हत्या कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको सज़ा होगी। क्योंकि जो सिचुएशन है, अगर मान लीजिए सच में डिल्यूजन ना भी सही, सच में सामने वाला व्यक्ति आपको आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, तो रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के तहत आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिचुएशन फैक्ट कंसिडर किए जाएंगे केस के, कि जो जिस टाइप का आपको डिल्यूजन है वो अगर रियलिटी होती है तो उसमें एक सेन पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक, अब मेडिकल प्रूफ की बात करते हैं। तो मेडिकल प्रूफ बेसिकली इस केस में ये माना गया कि इंसैनिटी का अगर आप मेडिकल प्रूफ भी दिखा देते हो तो दैट इज़ नॉट वैलिड। मतलब वो कुछ हद तक कंसिडर करेगी कोर्ट, बट इट्स नॉट लाइक कि अगर डॉक्टर ने ये बोल दिया कि पिछले 3-4 सालों से उसका इलाज चल रहा है तो वो पागल है। हमें यहाँ पर कोर्ट को ये देखना होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट यहाँ पर ये देखेगी कि एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट वो व्यक्ति इंसेन था या नहीं था। ठीक है, अब आपको बात समझ आई। एट द टाइम ऑफ द जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से लीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का 4-5 सालों से इलाज चल रहा है इंसैनिटी का, ठीक है, और उसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। लेकिन हत्या के टाइम पर उसने कोई ऐसा वेपन यूज़ किया जो उसे पता है कि ये सिर्फ हत्या में ही इस्तेमाल हो सकता है, प्लस उसके बाद उसने वेपन को छुपाया भी। ठीक है, और उसके बाद वो भाग गया, उसने खुद भी छुपने की कोशिश की। तो दैट मीन्स कि उसको अपने जो एक्ट है उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता थे, उसको पता था कि वो जो एक्ट कर रहा है वो गलत है। तो यहाँ पर ही वॉज केपेबल टू नो द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। तो इसलिए मेडिकल प्रूफ भी यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, भले ही वो वैसे इंसेन हो, उसका दिमागी इलाज चल रहा हो, बट यहाँ पर उसने सोच समझ के हत्या की, या ये कह लीजिए उसको अपने एक्ट के नेचर का पता था। ठीक, तो ये हो गया मैकनॉटस का 5वां रूल। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की जो कि इंडिया में हुए हैं। तो देखिए मैंने लेटेस्ट केस ही डाले हैं। तो एक सुधाकरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। तो इसमें बेसिकली जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, ये इसी तरीके से रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, 15 साल पहले की एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ की हत्या कर दी थी, और हत्या करने से पहले उसने अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि उसने ये इंश्योर किया था कि वो वाइफ की हत्या करने से पहले अपने बच्चे को किसी एक सेफ जगह पे पहुंचा सके, ताकि वो बच्चा उस हत्या से इफेक्ट ना हो। और इसके अलावा उसका इंसैनिटी का उसने डिफेंस क्लेम किया था। पर इंसैनिटी के लिए जो उसका इलाज था, उसको बेसिकली पार्शियल सिजोफ्रेनिया था, लेकिन जो उसका सिजोफ्रेनिया का इलाज था वो 15 साल पहले सिर्फ 8-9 महीनों के लिए चला था। तो अब 8-9 महीनों के लिए चले हुए इलाज जो कि 15 साल पहले चला था, तो वो एक तरीके से वैलिड प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा कोई और प्रूफ नहीं था इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो इंसेन है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को सज़ा हुई। ठीक है, तो ये केस है। फिर एक दूसरा केस है इलावर्सन वर्सेस स्टेट। इसमें क्या बात बोली गई थी, इसमें कोर्ट ने यह बोला था कि जब भी हम सेक्शन 84 का डिफेंस क्लेम करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति अगर सेक्शन 84 का डिफेंस क्लेम कर रहा है तो कोर्ट वहाँ पर क्या चीज़ें गौर करेगा, किन चीज़ों को गौर करते हुए वो सेक्शन 84 के डिफेंस को अवेल कराएगा। सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी कि जिस सर्कमस्टांसेस में क्राइम कमिट हुआ है उसके पहले की सिचुएशन, ठीक है, उसका मतलब पास्ट में उस व्यक्ति उस व्यक्ति की सिचुएशन क्या थी और क्या उसके मोटिव्स थे, क्या रिलेशन था। प्रेजेंट की सिचुएशन उस पूरे एक्ट से रिलेटेड, जो भी एक्ट कमिट हुआ है, जो क्राइम कमिट हुआ है उसकी जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो, और जो फ्यूचर सिनेरियो है उस व्यक्ति का कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की सिचुएशन, सारी सर्कमस्टांसेस कंसीडर करते हुए ही सेक्शन 84 का डिफेंस दिया जा सकता है सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है, तो कोर्ट मतलब सेक्शन 84 का डिफेंस ग्रांट करते टाइम ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखेगी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो सर्कमस्टांसेस है उन पर गौर करके ही ये डिफेंस देगी।
तो आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ आ गया होगा. दिस इज़ वेरी इजी सेक्शन, इसमें ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है. मैंने जितना पढ़ाया है यहाँ पर उतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंटॉक्सिकेशन. ठीक है, 2 सेक्शन है 85 86, जिसमें हम इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस लोग क्लेम करते हैं. इंटॉक्सिकेशन मतलब कि नशे में आपने कोई कार्य कर दिया है, तो ऐसे कार्यों में आपको कोर्ट से क्रिमिनल एक्ट्स की लाइबिलिटी से आप फ्री हो सकते हैं. लेकिन ऐसा सारी सिचुएशन में नहीं होता है, तो किन सिचुएशन में होता है किन सिचुएशन में नहीं होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं हमेशा कहती हूँ कि यू फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स. एंड तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि आप लोग ना वीडियोस शेयर भी क्या करिए, सो दैट आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके. लेकिन नॉलेज हमेशा ना बांटने से बढ़ती है, तो जितना आप शेयर करेंगे, स्प्रेड करेंगे, और लोगों को पता चलेगा, उतना अच्छा रहेगा. और इसके अलावा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, हमारा भी मोरल बूस्टअप होता है. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग.